मैं महेंद्र नाथ सिंह आज बच्चों के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का समाधान आप सबको बता रहा हूँ। यह आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है प्रश्न, इसलिए आप इसको YouTube से नोट भी कर लेंगे। यह किसी अन्य पुस्तक में है। क्वेश्चन नंबर 24 लिख करके बच्चों ने पूछा है, किसी समुच्चय A पर दो संबंध R तथा S तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध करना है कि R इंटरसेक्शन S एक तुल्यता संबंध है। इसका हल देख लें। A अर्थात A से A का रिलेशन क्या होगा? सबसेट R इजकल टू A क्रॉस A होगा। यानी क्रमित युग्म A क्रॉस A का जो बनेगा उसका जो कुछ सबसेट होगा वह A इसका रिलेशन होगा, A से A में रिलेशन होगा। इसी प्रकार S भी तुल्यता संबंध रखता है R से, तब A इस सबसेट R इक्वल टू A क्रॉस A है। ये दिया हुआ है आपको, क्योंकि वो बता रहा है प्रश्न में ही कि R और S तुल्यता संबंध में है। अतः R इंटरसेक्शन S अर्थात वे सभी अवयव जो A क्रॉस A से R में उपस्थित हैं और A क्रॉस A से S में उपस्थित हैं, उसके कॉमन अवयव इंटरसेक्शन R S में उपस्थित होंगे। इसलिए R इंटरसेक्शन S इस सबसेट R इक्वल टू A क्रॉस A होगा। इंटरसेक्शन है, जाहिर सी बात है, ये दोनों में उपस्थित होगा। इस प्रकार R इंटरसेक्शन S समुच्चय A से संबंधित है। इतना क्लियर हो गया कि A से ही संबंधित R इंटरसेक्शन S है। अब पहला हम देखते हैं कि क्या स्वतुल्य है अथवा नहीं है। नंबर 1 देख लीजिए। चूँकि R इस सबसेट R इक्वल टू A क्रॉस A, तब S इस सबसेट R इक्वल टू A क्रॉस A होगा, क्योंकि दोनों में संबंध R और S में संबंध दिया हुआ है पहले ही। अब A का कोई मेंबर A है, A कोई एलिमेंट ऑफ R है, अगर जहाँ A इज एलिमेंट ऑफ A है, तब A इज एलिमेंट ऑफ S होगा। अर्थात R और S दोनों समतुल्य हैं। ये आपको पता है, R और S में स्वतुल्य संबंध आएगा। अब A इज एलिमेंट ऑफ R इंटरसेक्शन S होगा। इसी प्रकार R इंटरसेक्शन S भी स्वतुल्य होगा, क्योंकि A S में भी है, R में भी है, इंटरसेक्शन है, इसलिए दोनों में है। आप जान रहे हैं कि ये एक तुल्यता संबंध है, तो यहाँ R और S के इंटरसेक्शन में A मौजूद होगा, अर्थात A एलिमेंट ऑफ R इंटरसेक्शन S है। R इंटरसेक्शन S भी स्वतुल्य है। एक चीज़ आपको मिला कि ये स्वतुल्य संबंध है। दूसरा आप देखें, यदि A और B इज एलिमेंट ऑफ R इंटरसेक्शन S है, तब A B इज एलिमेंट ऑफ R होगा तथा A B एलिमेंट ऑफ S होगा। जहाँ A B एलिमेंट ऑफ R तथा B A
एलिमेंट ऑफ एस, आर एस दोनों सम्मित हैं। ये तो आपको दिया हुआ है, बी ए और ए बी एलिमेंट ऑफ, ए बी एलिमेंट ऑफ हो गया आर का और एस का, बी ए भी हो गया एलिमेंट ऑफ आर तथा एस का। तब बी ए एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन आर और एस दोनों में मौजूद होते हैं। तो अगर आर इंटरसेक्शन एस में बी ए मौजूद है, तब क्या होगा, आर इंटरसेक्शन एस सम्मित संबंध है, ए के साथ सम्मित संबंध इनका है। इसी प्रकार अब यदि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर है और ए बी इज एलिमेंट ऑफ एस है। चूँकि आर और एस में तुल्यता संबंध दिया हुआ है पहले से, तो ये तो है। अब देखें बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर है, तो बी सी इज एलिमेंट ऑफ एस भी होगा संबंध होने के कारण। अब ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर होगा तथा ए सी एलिमेंट ऑफ एस, क्यों, आर और एस दोनों यहाँ संक्रमक हैं, तुल्यता संबंध की वजह से संक्रमक हैं। जब ए सी इज एलिमेंट ऑफ एस एलिमेंट ऑफ आर हैं, तो ए सी आर और एस के इंटरसेक्शन में होगा, तब ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस होगा। अतः आर इंटरसेक्शन एस भी संक्रमक है। अब आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस का तीनों संबंध आर के साथ वेरीफाई हो रहा है। पहला आर इंटरसेक्शन एस तुल्य हुआ, सम्मित भी है तथा संक्रमक भी है। यह एक तुल्यता संबंध है। आपका प्रश्न यही था कि आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करो। इसको आप नोट भी कर लेंगे। चलिए अब हम अपने पाठ्यपुस्तक पर जाते हैं। फलन के बारे में मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा याद करा दें। एकैकी फलन, एकैकी आच्छादक फलन, बहुएकैकी फलन, इन सब के बारे में आपको कल बताया गया था। आज उससे संबंधित प्रश्नावली के प्रश्न को, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, वो हम हल कराएंगे। आप देखें एक्सरसाइज 1.2 NCERT कक्षा 12 का प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड ए है। सिद्ध करें f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f such that r tends to r एकैकी तथा आच्छादक है। हल देख लीजिए। f(x1) f(x) बराबर 1/x दिया है। एकैकी होने के लिए f(x1) बराबर f(x2) होना चाहिए। अब f(x1) बराबर f(x2) लिखते हैं जब, तो 1/x1 लिखना पड़ेगा हमें, बराबर 1/x2, अर्थात x1 बराबर x2। फलन के प्रांत में एक प्रतिबिंब के लिए केवल एक अवयव है, अतः फलन एकैकी है। अब प्रश्न एकैकी जो सिद्ध हो गया कि x1 बराबर x2 है, तो एकैकी है। अब आप देखें क्या ये आच्छादक भी है। दूसरा खंड इसका देखें, f(x) बराबर 1/x दिया हुआ है, अर्थात y बराबर 1/x।
तब यक्स का मान जब हम निकालते हैं तो 1/y होगा, जहाँ y = नॉट 0 होगा, क्योंकि y 0 होने पर यक्स का मान अनंत आएगा, जो आपके प्रांत में नहीं होगा, इसलिए y शून्य नहीं है। एलिमेंट ऑफ आर भी है, ये भी जान लीजिए, y इज एलिमेंट ऑफ आर है, तब 1/y इज एलिमेंट ऑफ आर होगा। y अशून्य वास्तविक संख्या है, क्योंकि फलन रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। अतः सप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के यक्स के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। वैसे आपको कहा जाए x = 1 रखेंगे तो सहप्रांत में 1 मिलेगा, x = 2 रखेंगे तो सहप्रांत में 1/2 मिलेगा, दोनों ही रियल नंबर हैं। x = 3 रखेंगे तो सहप्रांत में 1/3, x = 4 रखेंगे, जब x 4 रहेगा तो सहप्रांत में 1/4। इस तरीके से आप रखते जाएंगे तो सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब प्राप्त होता जाएगा। अतः आप जान लीजिए कि जो कुछ प्रांत में अवयव हैं उनका कोई न कोई प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद है। अतः ये एकेकी होने के साथ साथ आच्छादक भी है। अगर प्रत्येक अवयव का कोई न कोई प्रतिबिंब पूर्ण रूपेण मौजूद है सहप्रांत में, कोई सहप्रांत का अवयव खाली नहीं बच रहा है जो किसी का प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसे फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। अतः यहाँ पर यह फलन एकेकी और आच्छादक दोनों है। अब पीछे के चित्र में हमने दिखाया था, चित्र संख्या 4 में देखा है कि सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब से परिपूर्ण है। बी खंड देखें इसका, यदि प्रांत आर को n में बदल दें जबकि सहप्रांत आर पूर्वोत्तर है, अर्थात y के मेंबर आर के सदस्य हैं और प्रांत के सभी सदस्य n के मेंबर हैं, यानी आर के नहीं है, अब n के, यानी नेचुरल नंबर। तब फलन f such that n tends to r सत्य होगा कि नहीं होगा, यह है हमको देखना। ठीक है, f(x1) = f(x2) होगा, 1/x1 = 1/x2, x1 = x2, x1 x2 इज नेचुरल नंबर, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अतः यह एकेकी है। अब यदि 3/2 इज एलिमेंट ऑफ आर सहप्रांत y में है और x = 3 हो तो 1/3 = नॉट 2/3, क्योंकि 3 की जगह पर जब 2/3 आप रखते हो, 3/2 रखेंगे तो 2/3 होगा। 3/2 रखने पर दोनों बराबर नहीं, 1/3 = नॉट 2/3, 2/3 इज नॉट नेचुरल नंबर, 2/3 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्णांक संख्या होगी, जबकि आर में पूर्णांक और भिन्न दोनों होते हैं। यानी पूर्णांक भिन्न दोनों होंगे आर में, और n में केवल पूर्णांक होगा। ऐसी परिस्थिति में सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकता, अर्थात कुछ अवयव सहप्रांत में ऐसे होंगे जो रिक्त बचे रहेंगे, वो प्रतिबिंब नहीं होंगे। अब आप जान रहे हैं 2/3 प्रांत में नहीं होगा, ये भी बात सही है। भिन्न नहीं होगा, उसमें पूर्णांक होगा, और जबकि सहप्रांत में भिन्न भी होगा। तो ऐसे में फलन जब सहप्रांत के अवयव शेष बच जाते हों, पूरे के पूरे प्रतिबिंब में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं प्रांत के अवयव से, तो वो आच्छादक फलन नहीं कहलाता है, अर्थात आच्छादक नहीं होगा।
ऐसा फलन आच्छादक नहीं होगा। एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं होगा। ध्यान रहे, आच्छादक नहीं है, एकेकी है फलन आच्छादक नहीं होगा। यदि इस प्रकार की चेंजिंग कर दी जाए तो आर को एन में, प्रांत के आर को एन में बदलें और सह प्रांत आर पूर्वोत रहे तो फलन एकेकी होगा, आच्छादक नहीं होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। निम्नलिखित फलनों के एकेकी यानी इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच करें। आच्छादी का मतलब आच्छादक से है, एकेकी मतलब f(x1) बराबर f(x2), x1 बराबर x2 से है। आप देख लें, दिया हुआ है फलन f(x) = x² f such that n tends to n, नेचुरल नंबर, यह वास्तविक संख्या है। अब f(x1) बराबर f(x2), तब x1² बराबर x2², अर्थात x1² - x2² = 0 होगा। x1 धन x2 और x1 - x2 इसके दो गुणनखंड होंगे, बराबर 0 होंगे। यदि x1 - x2 बराबर 0 तो x1 बराबर x2, फलन एकेकी है। यहाँ x1 धन x2 का मान 0 से बड़ा होगा, अर्थात यह गुणनखंड में मान्य नहीं है। 0 है इसलिए केवल एक ही गुणनखंड आपका 0 कर पाएगा, यही ये तो 0 से बड़ा है। x1 धन x2 0 से बड़ा होगा। ये तो नेचुरल नंबर है, दोनों धन संख्याएं होंगी, जाहिर सी बात है कि धन संख्याओं को जोड़ने पर 0 से बड़ा आएगा। तब x1 बराबर x2 पर f एकेकी हो गया। यहाँ प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब है, लेकिन सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के अवयवों से आच्छादी नहीं होंगे, अतः फलन आच्छादक नहीं है। f एकेकी है, आच्छादक नहीं है। देखें, x का वेन डायग्राम आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, मान लीजिए ये नेचुरल नंबर दिए हुए हैं और y एक नेचुरल नंबर का x टेंस टू n है, तो y भी नेचुरल नंबर है। इसमें मान लीजिए 1 3 4 2 9 16 इस तरीके की संख्याएं दी हुई हैं। तो आप देख रहे हैं 1 से आच्छादी है, 1 का वर्ग 1, f(x) बराबर x² है। 2 का वर्ग 4 होगा, ये 4 से आच्छादक होगा। 3 का वर्ग 9 है तो 9 से आच्छादक होगा। 4 का वर्ग 16 16 से आच्छादक होगा। आप देख रहे हैं 3 और 2 y के ऐसे मेंबर बच रहे हैं, इस तरीके से ऐसे कई मेंबर बच जाएंगे, 1 3 और 2 के अलावा भी बचेंगे जो x के किसी भी मेंबर के साथ प्रतिबिंब नहीं होंगे, अतः आच्छादक यह नहीं है। इस चित्र से देख लीजिए। दूसरा आ रहा है कि f(x) = x², जहाँ f such that z tends to z है, फलन है। यहाँ z एक पूर्णांक है। z पूर्णांक में आप जानते हैं कि ऋण पूर्णांक भी होता है, धन पूर्णांक भी होता है, 0 भी एक पूर्णांक है, पढ़ाया गया होगा। तब f(x1) अर्थात f-1 = f1 बराबर 1 होगा, क्योंकि x² है। -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, जैसा ऊपर आपने देखा है। अर्थात प्रांत के f-1 + 1 दो अवयवों का, -1 और +1 दो अवयवों का सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब एक प्राप्त हो रहा है, फलन एकेकी नहीं है। प्रांत के दो अवयवों का अगर एक ही प्रतिबिंब है तो फलन एकेकी नहीं है। साथ साथ सह प्रांत में ऐसे भी अवयव हैं जैसे 3 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः आच्छादक भी नहीं है। आप देख लें, चित्र नीचे बना दिया गया है। 1 - 1 का एक ही प्रतिबिंब 1 होगा, 2 का प्रतिबिंब 4 होगा, -2 और 3 बच गए। -2 और 3 देखिए ब्लैंक बचे हुए हैं सह प्रांत में, अर्थात ये प्रतिबिंब नहीं है, आच्छादक नहीं है। आच्छादक होने के लिए हर प्रतिबिंब, हर अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना आवश्यक होता है। दूसरे का तीसरा पार्ट देखा है, f(x) = x², f such that r tends to r में r tends to r है तो f-1 = f1 बराबर 1,
आप देख लीजिए, -1 और 1 दोनों का प्रतिबिंब एक प्राप्त हो रहा है, फलन एक ही नहीं है। x1 = नॉट x2 है, 1 1 अलग अलग है। -1 = नॉट +1 एक ही नहीं है। साथ साथ -2, 1/2, 1/3 सहप्रांत में है, तो यह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। देखें, -1 +1 का एक ही प्रतिबिंब है 1, ±1/2 का प्रतिबिंब 1/4 होगा। 1/2, 1/3 देखिए खाली है, ये किसी का प्रतिबिंब y में मौजूद है, लेकिन प्रतिबिंब ये नहीं है। आप देख रहे हैं कि फलन एकेकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। दो मेंबरों का एक ही प्रतिबिंब, एकेकी नहीं है, आच्छादक नहीं है, इसमें मेंबर बचे हुए हैं y में 1/2, 1/3 इस तरीके से कई मेंबर बच जाएंगे, तो आच्छादक भी नहीं है। ना तो तीसरा, ना तो एकेकी है, ना आच्छादक है। चौथे में देखिए f(x) = x3, यहाँ जब सच दैट n टेंड्स टू n नेचुरल नंबर धन पूर्णांक में आएगा, तब f(x1) = f(x2) होगा। x1³ = x2³ x1 = x2, अर्थात फलन एकेकी है। यदि x1 = x2 फलन एकेकी है। यहाँ देखिए x1 = x2 ऊपर वाले में नहीं था, लेकिन यहाँ है, ये एकेकी है। सहप्रांत में 3, 4, 5 कुछ ऐसे अवयव होंगे जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हैं, अतः फलन आच्छादक भी नहीं है। देखें, 1, 2, 3, जब सच दैट n टेंड्स टू n xy, f(x) = x³ है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ये तो प्रांत के अवयव से आच्छादी हैं। 1, 8, 27 आच्छादी है, लेकिन 2, 4, 5, 7 ये आच्छादी नहीं है। y के ये मेंबर x के किसी भी मेंबर के सदस्य नहीं हैं या प्रतिबिंब नहीं हैं। ऐसे में यह फलन एकेकी है, लेकिन आच्छादक नहीं है। अब सवाल ये उठता है पाँचवें में, f(x) = x³ तो है, लेकिन f सच दैट z टेंड्स टू z है। तब आप देख रहे हैं f(x1) = f(x2), x1³ = x2³, x1 = x2 होगा, लेकिन -x1 = -x2 होगा, तब फलन एकेकी है। अगर माइनस में x1 का मान रखा जाए तो भी x1 = x2 ही आएगा। ऐसे में फलन एकेकी है। सहप्रांत में 4 की भांति कुछ अवयव ऐसे होंगे, 4 वाला चित्र देख लीजिए, ये वाला ऊपर वाला 4 की भांति, इसके बाद कुछ अवयव 2, 4, 5, 7 इस तरीके से बचेंगे जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे, अतः आच्छादक नहीं है। ये फलन एकेकी है, आच्छादक नहीं है। ये एकेकी है, ना आच्छादक। फलन एकेकी है, आच्छादक नहीं है। ये भी एकेकी है, आच्छादक नहीं है। इस तरीके से आप देख रहे हैं पांचों प्रश्नों का उत्तर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में था वो हल हो गया। अब आप प्रश्न संख्या 3 के आगे लगाएंगे, हल करेंगे। इससे संबंधित कुछ हल हम और देंगे आपको, और आप भी प्रयास करते रहें। प्रयास ही आपकी पूंजी है। जितना ही प्रयास करेंगे, जानिए आप पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए आप प्रयास करते रहें। गणित में अभ्यास ही लर्निंग का मूल उद्देश्य होता है। सीखने का मुख्य उद्देश्य गणित में या किसी भी क्रिया में सीखने का मुख्य उद्देश्य अभ्यास होता है। अगर उद्देश्य से आप नहीं भटके हैं तो आप अवश्य अपने मुकाम की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद।